निमंत्रण आपको पूर्ण करना काज, रिद्धि सिद्धि के संग पधारो गौरी पुत्र गणेश, कुटुंब सहित सब देव पधारो ब्रह्मा विष्णु महेश। सभी देवताओं के चरण कमलों में वंदन करते हुए बहन बेटी सम्मेलन का द्वितीय सत्र आज आप सभी बहन बेटियों के सामने और बहुओं के सामने प्रस्तुत है। आज का कार्यक्रम बहुओं का स्पेशल है। जैसे जयसिंहपुर की बहन बेटियां बहुत खास है, तो वैसे हम बहुएं भी कम नहीं है। बहुत ही अच्छी बहुओं को जयसिंहपुर की सासुओं ने लेके आया है। जयसिंहपुर में हर फील्ड में अपनी एक पहचान बनाने की काबिलियत रखती हैं जयसिंहपुर की बहुएं। तो आज आपको जयसिंहपुर की बहुओं की तरफ से पूरा कार्यक्रम देखने मिलेगा। आज बेटियों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जो भी है वो बहुएं हैं। अगर बेटियां भी हैं तो आज प्रस्तुति देंगी वो बहू बनके, यानी जो जयसिंहपुर की बेटी है और जयसिंहपुर की ही बहुएं हैं वो प्रस्तुति देंगी। लेकिन जो जयसिंहपुर की बेटियां बाहर हैं उनकी आज प्रस्तुति नहीं होगी, उनकी कल होगी। लेकिन गलती इंसान से ही होती है और हम भी इंसान ही हैं, तो कल गलती से कुछ वीडियोस रह गए थे, वो भी आज दिखाएंगे। इंट्रोडक्शन के 3 वीडियोस कल मिस हो गए थे, वो जुड़ने में थोड़ी सी दिक्कत आ गई शायद इस वजह से, तो वो इंट्रोडक्शन के 3 वीडियोस हम आज दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम सभी बहन बेटियों का स्वागत करते हैं। माहेश्वरी महिला मंडल अंतर्गत महेश नवमी ग्रुप के एक मेंबर द्वारा प्रस्तुत है स्वागत गीत। जय श्री कृष्णा। जयसिंहपुर की सभी बहन बेटियों का जयसिंहपुर नगरी में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। सभी का स्वागत हम करते हैं, करते हैं। पियर के आंगन में बुलाते हैं, बुलाते हैं। आओ जी
जयसिंहपुर की नगरी में मंगल अवसर आया है। जयसिंहपुर की नगरी में मंगल अवसर आया है। रोली चावल हाथ में लेकर इंतजार हम करते हैं। स्नेह भरे भावों को लेकर आए हैं हम उपहार। स्नेह भरे भावों को लेकर आए हैं हम उपहार। आओ जी पधारो जी, श्रीहर में स्वागत जी। आप सभी का स्वागत हम करते हैं, करते हैं। शब्द रूपी मन से आशीष देता है जयसिंहपुर परिवार। शब्द रूपी मन से आशीष देता है जयसिंहपुर परिवार। किसी को नजर ना लग जाए जीवो जुग जुग साल हजार। देने आशीष आए हैं जयसिंहपुर का हर परिवार। देने आशीष आए हैं जयसिंहपुर का हर परिवार। आओ जी पधारो जी, खुशियाँ आज मनाओ जी। आप सभी का स्वागत हम करते हैं, करते हैं। पियर के आंगन में बुलाते हैं, बुलाते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अर्चना जी ने बहुत ही सुंदर स्वागत किया और ये मन से सभी को आशीष देते हैं कि आप किसी को नजर ना लगे और हजारों साल आप ऐसे ही जिए। तो चलिए, पहले कल के जो वीडियोस रह गए थे तो उसमें से भी पहले आपका जो स्वागत हमारे कुछ जयसिंहपुर परिवारों की ओर से जो हुआ था, जो रह गया था, पहले आपको उनका स्वागत दिखाते हैं, फिर से आपका स्वागत करते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे से लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम। इस तरह से सुजाता जी बजाज और नीताजी राठी इन्होंने अपने परिवार के साथ आप सभी का स्वागत किया है आज फिर से। इसके बाद कल 3 बहन बेटियों के
इंट्रोडक्शन रह गए थे मेरी गलती की वजह से, इसके लिए मैं पहले तो सभी से माफी चाहूंगी। और वो 3 इंट्रोडक्शन मैं आपको आज दिखाऊंगी। छोटा सा वीडियो है, सिर्फ 2 मिनट का, तो वो पहले देख लेंगे आप। ઈશ્વર પૂજે પાર્વતી, मैं पूजूं मारो परिवार, मारा परिवार में घणो प्यार। जयसिंहपुर की बेटी मैं मालेगांव में परणाई, पियर की गली छोड़कर ससुराल में आई। नंदलाल जी की बेटी में रमेश जीसू ब्याई, मांदाना और जाजू दोनों कुल की शान बढ़ाई। समीर मारो जिगर को टुकड़ो, सोनल मोनल मारी परछाई, विद्या मारो वंश की बेला आगे बढ़ाई है। पोता पोती दोयता दोयती में मारी जान है समाई। बेना सहेला ने छोड़कर ननन भाभ्या का साथे मन लगाई। भाई ने याद करके देवर ने भाई बनाई। एक ही जन्म में सारा रिश्ता निभाई। यो तो मारो परिचय, निर्मला जाजू है मारो नाम। सबने मारा जय श्री कृष्ण, बड़ों ने प्रणाम। जय श्री कृष्ण। हमारी इंट्रोडक्शन में हम क्या बताएं? हम तो बस सौ निर्मला विजय कुमार बलदवा लातूरकर, जो कभी कुमारी निर्मला बालकिशन मालू जयसिंहपुर में हुआ करते थे। हमें विनी के नाम से भी जाना जाता है। कॉलेज में चांदनी के नाम से हुआ करते थे। जयसिंहपुर में देवकी नंदन मालू बाबा की खुड़ी भाई हुआ करते थे। फ्रेंड सर्कल में नीमा हुआ करते थे। अब कहलाए बलदवा की बहू, उम्र है 50 साल। जय श्री कृष्ण, जय महेश। अशोक जी की जान हूँ मैं, विधाता की छोटी बहू शैली, आप सबको प्रणाम करती हूँ। प्यार स्नेह से हरा भरा है मेरा संयुक्त विधाता परिवार। कर्नाटक से चली आई हवा जो महाराष्ट्र के जयसिंहपुर में आई। वहाँ रहते हैं मेरे पापा श्री आनंदलाल जी बलदवा, जिन्होंने मुझे बहुत सारा स्नेह और प्यार दिया, और मेरी माँ ने मुझे उच्च संस्कार दिए। यहाँ आया है विधाता परिवार, और दोनों के बीच में एक अनोखा रिश्ता बन गया। इस प्यारे परिवार ने मुझे 2 मीठी कलियां दी, जो है वेदिका और जानवी। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार कल के कुछ मीठे पल जो रह गए थे हमारे साथ शेयर होने, वो आज आप सबके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। सभी के मैसेजेस आ रहे थे कि आप 10 दिनों से हमें ऐसे फोटो भेज रहे हो, हमें जयसिंहपुर के एक एक जगह दिखा रहे हो, याद आ रही है। तो उन सभी फोटो को मिला के एक प्यारा सा वीडियो आप सभी के लिए, यादों की बारात।
यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। सपनों की शहनाई बीते दिलों को पुकारे, दिल के द्वारे। बदले ना अपना ये आलम कभी, जीवन में बिछड़ेंगे ना हम कभी। बदले ना अपना ये आलम कभी, ला 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 ला। जीवन में ला 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 बिछड़े ला 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 ना हम कभी। यूं भी जाओगे आखिर कहाँ होके हमारे। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। आगे भी होगा जो उसका करम, ये दिन तो मनाएंगे हर साल हम। अपने आंगन नाचे गाएंगे चंदा सितारे। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। ला 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 ला। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। सपनों की शहनाई बीते दिलों को पुकारे, दिल के द्वारे। बदले ना अपना ये आलम कभी, जीवन में बिछड़ेंगे ना हम कभी। बदले ना अपना ये आलम कभी, ला 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 ला। जीवन में ला 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 बिछड़े ला 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 ना हम कभी। यूं भी जाओगे आखिर कहाँ होके हमारे। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। अब आएगी, अब आएगी। हाँ, थोड़ी सी कैसे हमको आवाज बंद करने की आदत नहीं है, आज बार बार आवाज बंद करने पड़ रहे हैं, तो चालू करने की आदत नहीं पड़ रही है। झेलेस फूड कोर्ट और राजलक्ष्मी वड़ा दो नई जगह है, आप सभी के लिए इंतजार कर रही है, जिनकी फोटोज मैंने डाल दी है वीडियो में। ये सारी वीडियोस आपको फिर से मिल जाएंगी ग्रुप पे, तो देखिएगा जरूर, आइए और चखिए, आनंद लीजिए वड़ा। और झेलेस फूड कोर्ट बहुत सारे शॉप्स है वहां पे खाने के लिए, तो जरूर आइए। जयसिंहपुर के नए 2 स्पॉट्स आप सभी के लिए इंतजार कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
महेश नवमी ग्रुप और जयसिंहपुर की सभी महेश्वरी महिला मंडल की कमिटी मेंबर्स, इन्होंने मिलके एक आपके लिए प्रस्तुति लाई है। कहते हैं बेटे उन्हें होते हैं, एक मिनट मुझे आपका चेहरा देखना है। कहते हैं बेटे उनके होते हैं जिनके भाग्य अच्छे होते हैं। ध्यान से सुनिए, बेटे उन्हें होते हैं जिनके भाग्य अच्छे होते हैं, पर बेटियां उन्हें होती हैं जिनके 1-2 बार नहीं 100 बार भाग्य अच्छे होते हैं। बेटियां सौभाग्य से होती हैं। तो हमारी सारी बेटियों के लिए जयसिंहपुर महिला मंडल की कमिटी और महेश नवमी ग्रुप दोनों मिलकर एक छोटा सा नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं हमारी प्यारी बेटियों के लिए। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं, परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं। जाने होते हैं, परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं। सभी को आवाज आई? बहुत खुशी होती है जब बेटियां घर आती है, बहुत खुशी होती है जब बेटियां घर आती है, लेकिन मम्मी पापा भैया भाभी से भी ज्यादा सबसे ज्यादा खुशी होती है भतीजा और भतीजी को, जो एक बुआ का ऐसे इंतजार करते हैं जैसे कि उनके मस्ती का गुलदस्ता उनके लिए आने वाला है। तो बुआ के लिए प्यारे भतीजा और भतीजी क्या कहते हैं, चलिए सुनते हैं हम अगले वीडियो में। सभी बुआओं के लिए जयसिंहपुर के भतीजी, आप सभी की भतीजी मिलके आपके लिए कुछ लाई है, देखिए। बुआ तो बुआ होती है,
बुआ तो बुआ होती है, दादा की प्यारी दादी की दुलारी होती है बुआ। दादा की प्यारी दादी की दुलारी होती है बुआ। भाई भाभी के कलाई की शान होती है बुआ। बुआ से सचती है राखी, बुआ से सचती है राखी। बुआ से बढ़ता है घरौंदे का मान, बुआ से बढ़ता है घरौंदे का मान। जब बुआ कुंवारी होती है उसके लोरियों और कहानियों से गूंजता है आंगन। जब वो कुंवारी होती है उसके लोरियों और कहानियों से गूंजता है आंगन। पर जब वो विदा होकर ससुराल जाती है सूना सूना हो जाता है मन। भतीजे और भतीजी का होता है अधिकार, भतीजे भतीजी का होता है अधिकार। मायके में हर किसी के प्यार की होती है वह हकदार, मायके में हर किसी के प्यार की होती है हकदार। बुआ आप में बसती है हम सब की जान, बुआ आप में बसती है हम सब की जान। आपके आने से घर हो जाता है पावन, आपके आने से घर हो जाता है पावन। कुछ तो खास है बुआ आप में, आपके आने का इंतज़ार हर कोई करता है, आपके आने का इंतज़ार हर कोई करता है। जब आप आती हो आंखें नम हो जाती है, जब आप आती हो आंखें नम हो जाती है। सच कहो बुआ, सच कहो आपके आने से घर घर जैसा लगता है, आपके आने से घर घर जैसा लगता है। गर्मियों की छुट्टियों में, गर्मियों की छुट्टियों में ठंडी सी महक है बुआ। वो घूमना फिरना, वो ताश का बिखरना, वो कैरी का पन्ना, वो गपशप में पूरा दिन बिताना, वो आम का रस। अब तो बस बुआ आप भी शामिल हो जाओ इस वर्चुअल सम्मेलन में। आपकी राह निहारे राजस्थानी मंडल, राजस्थानी मंडल। जय श्री कृष्ण। बुआ तो बुआ होती है। तो कैसी लगी आपकी भतीजी? चलिए, तो आप अब समझ गए होंगे कि हम भाभीयों से ज्यादा आपके भतीजे भतीजी आपका कितना इंतजार कर रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी दौड़े आइए जयसिंहपुर में। अब आपके लिए आ रहा है खास, अब आप सभी के लिए आ रही है खास। कहते हैं अगर सासू अच्छी हो, माँ अच्छी हो तो बेटी अच्छी होती है। जब माँ अच्छी हो तो बेटियों में अच्छे गुण आते ही हैं, लेकिन जयसिंहपुर की बहुओं में सासुओं की वजह से बहुत ज्यादा अच्छे गुण आए हैं। सासुओं का सपोर्ट इतना मिल रहा है जयसिंहपुर में कि बहुएं हर फील्ड में अपने आप को दिखाने में कहीं कम नहीं है। हर फील्ड में जयसिंहपुर की बहुएं आगे हैं। तो आप सभी के लिए जयसिंहपुर की कुछ बहुओं का हम इंट्रोडक्शन लेके आ रहे हैं, इंटरव्यू लेके आ रहे हैं। जब आप कभी सोने की दुकान में जाते हो ना शॉपिंग के लिए, सोने की दुकान में जाते हो और आप बोलते हो कि हमें चूड़ी दिखाइए, कंगन दिखाइए, तो शायद सुनार उसके पास जितने हैं सारे कंगन नहीं दिखाता, उनमें से सिलेक्टेड कंगन के पीस दिखाते हैं आपके लिए कि आप इनमें से पसंद कर लो। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास जो सारे कंगन है वो खराब है, जो सारी चूड़ियां हैं वो खराब है, ऐसा नहीं है। लेकिन उसमें से हम सिलेक्टेड पीस, जैसे जौहरी दिखाता है वैसे हम आपके लिए कुछ सिलेक्टेड बहुओं के इंटरव्यू लेके आए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी की जो बहुएं हैं वो कुछ करती नहीं है। हर घर में, जयसिंहपुर के हर घर में हर बहू कुछ ना कुछ करती है। लेकिन हम आपके लिए कुछ वेल एजुकेटेड बहुएं जो जयसिंहपुर में खुश हैं। ऐसा नहीं है, सब लोग बोलते हैं कि बेटी पढ़ी लिखी हो तो बड़े शहर में चाहिए, हमको मुंबई, पुणे, दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर ऐसे शहर चाहिए। लेकिन जयसिंहपुर में हर फील्ड की बेटी को प्रोत्साहन मिल रही है, ये बताने के लिए हम आज यहाँ पर आपके लिए लाए हैं जयसिंहपुर की कुछ 7 बहुओं का इंटरव्यू। तो सबसे पहले आपके सामने एक्चुअली मुझे लगता है कि काफी जयसिंहपुर के बहुएं भी उसे नहीं जानती हैं, क्योंकि वो जैसे ही जयसिंहपुर आई लॉकडाउन लग गया और वो कहीं निकल नहीं पाई। तो आज आपको इस प्रोग्राम के जरिए हम उसे इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं। सबसे पहले प्रस्तुत है आरजे खुशी मांधना।
पहले आप अपना परिचय दे सबको। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं खुशी मंधाना, खुशी देवव्रत मंधाना, जयसिंहपुर से संगीता मंधाना एंड ओम प्रकाश मंधाना की बेटी बहू। बहुत अच्छा लगा, सबसे पहले बेटी कहा इसलिए। चलिए कुछ सवाल और कुछ जवाब हम मिलके करते हैं। सबसे पहले मैं बहन बेटियों को बता दूं कि ये हमारी प्यारी बेटी है, बेटी ज़्यादा है बहू कम है। तो खुशी आप एक आरजे हो, राइट? तो आरजे बनने के लिए आपको इंस्पायर किसने किया सबसे पहले? ये मेरे पापा का सपना है, सपना था कि लोग आजकल चेहरे को अप्रिशिएट करते हैं जो टीवी पे आता है, मीडिया पे आता है, लेकिन आवाज़ से लोगों को खींचना तुम्हारी तरफ, आवाज़ से लोगों को अप्रिशिएट करवाना, खुद का नाम बनाना, सो दैट इज़ समथिंग वेरी डिफ़िकल्ट। तो हमेशा से वो मुझे ट्रेन करते आए हैं कि बस टॉपिक दे देते थे सुबह कि खुशी शाम को तुमको ये टॉपिक पे प्रिपेयर करके बात करनी है, और पूरे दिन भर में मैं वो टॉपिक पे प्रिपेयर करके बात करती थी। तो माई फादर इज़ माई इंस्पिरेशन एंड दैट्स वाई आई वॉन्टेड टू मेक हिज ड्रीम सक्सेसफुल इन स्पाइट ऑफ गेटिंग इन टू आर्किटेक्चर। अच्छा, तो आपकी स्टडी एजुकेशन कितना कहाँ तक हुई है? मैंने आर्किटेक्चर किया है एंड आई एम अ ट्रेन्ड सेल्फ ट्रेन्ड फ्लूइड आर्टिस्ट, रेजिन आर्टिस्ट एंड अल्कोहलिक आर्टिस्ट। एंड उसके बाद फिर मैंने रेडियो भी 5 साल मैंने रेडियो किया है, वॉइस ओवर्स एंड रेडियो। अच्छा, तो आप आरजे के तौर पर कितने साल, जैसे आपने बताया 5 साल, हाँ। लेकिन कहाँ कहाँ काम किया है आपने? तो जब मैं आर्किटेक्चर कर रही थी 2012 से लेके 5 साल का आर्किटेक्चर होता है, तो तब मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट थी। अलग अलग एडवर्टाइजिंग एजेंसीज है, मीडिया प्रोफेशनल्स है, जो यूट्यूब पर बच्चे देखकर ज़्यादा सीखते हैं, जो सुन के ज़्यादा सीखते हैं, तो उसके लिए वॉइस ओवर्स देती थी। और फिर मैंने नासिक, पूना, मुंबई और उसके आजू बाजू के जो छोटे छोटे सिटीज़ है, जैसे शिरडी हो गया, इगतपुरी हो गया, तो अराउंड रेडियस ऑफ 100 किलोमीटर्स, तो ऐसे 3 से 6 सिटीज़ में आवाज़ जाती थी। अच्छा, बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि हमारी जयसिंहपुर की बहू भी इतना आवाज़ उसकी इतनी पहुंच है। चलिए अगला सवाल, आप आरजे तो हो चुकी हैं, आपके फादर का ड्रीम तो कंप्लीट हो चुका है, आगे के आपकी क्या प्लानिंग्स है, अपकमिंग ड्रीम्स क्या है आपकी? तो अब जब मैं मायके में थी, मैं नासिक में थी, नासिक से मैं बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पर जैसे इट इज़ अ सिटी, तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि सिटी में आपको हर दूसरे दिन कुछ नया दिखेगा, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। लेकिन ये जो हमारा मेंटालिटी है, या ये जो हमारा एक थॉट प्रोसेस है ना, उसको ब्रेक करके अगर आप टाउन में देखोगे तो टाउन में कंपैरेटिवली ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि वहाँ पे लोगों को पता ही नहीं था इतने टाइम तक, ड्यूरिंग द पास्ट 5 to 6 years, कि क्या होता है। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट ट्राई करी हूँ कि सारा सिटी का कल्चर जो है वो यहाँ पे लेके आऊँ, सारा जो सिटी में जो ऑप्शंस है, करियर ऑप्शंस है, सारा मैं कुछ यहाँ पे इस्टेब्लिश कर पाऊँ। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ओके, तो आरजे बनने के लिए आपने जैसे बताया कि आपके पापा ने आपको इंस्पायर किया, लेकिन आपने क्या एफर्ट्स लिए आरजे बनने के लिए? जैसे आपने बताया कि कोई टॉपिक देते थे, आप प्रैक्टिस करते थे, लेकिन ये इनफ नहीं है, ये आपके घर के दौर के अंदर आ गया, लेकिन इसके बाहर, घर के बाहर जाके आपको कुछ एफर्ट्स करना पड़ा होगा कि, तो क्या क्या किया आपने आरजे बनने के लिए? डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी हार्ड फील्ड कंपैरेटिवली। जो हम कार में रेडियो पर सुनते हैं तो उससे ये काफ़ी अलग है। तो इसमें कैसे होता है कि हमको खुद से एफर्ट्स तो लेने ही है फर्स्ट थिंग, तो उसके लिए मैंने काफ़ी सारे रिसर्च किया कि आज कितने फेलियर्स हैं। जैसे अमिताभ बच्चन ने पहले ऑन एयर जाने के लिए, मतलब ही वॉज नॉट इवन फेमस, तो उनकी आवाज़ को रिजेक्ट किया गया था। तो रेडियो आरजे बनने के लिए आवाज़ अच्छी होनी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ये फर्स्ट थिंग है जो बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि आवाज़ अच्छी नहीं तो ही हम रेडियो जॉकी बन सकते हैं। बिल्कुल नहीं। अगर आपका कॉन्फिडेंस है, आप बात कर सकते हो, आप अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचा सकते हो, तो यू आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड देन यू कैन गेट इनटू आरजे। तो मैंने काफ़ी जगह पर एप्लीकेशंस दिए थे, मैंने काफ़ी वॉइस ओवर्स किए थे एंड आई यूज्ड टू रीड अ लॉट। नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि बाहर क्या चल रहा है, तो ही आप आरजे बन सकते हो। अगर आप अपडेटेड हो, डेली न्यूज़पेपर्स पढ़ना, मैगजीन्स पढ़ना, अभी तो सब कुछ फ़ोन में ही होता है,
तो न्यूज़ चैनल्स भी जो है वो फ़ोन में ही होते हैं, तो इफ़ यू आर टू मच इनटू रीडिंग तो वो भी एक अच्छी आदत है। तो काफ़ी रिसर्च है, स्ट्रगल है इसके पीछे। मोस्टली मारवाड़ी समाज में कोई जल्दी अपनी बेटी को मीडिया के लिए नहीं भेजता है, दैट इज़ अ वेरी बिग अनदर डिफरेंट टॉपिक। तो नहीं भेजते, तो उसके लिए भी मेरे डैड का काफ़ी सपोर्ट है मुझे। एंड आफ्टर मैरिज ऑल्सो माई इन लॉज आर वेरी सपोर्टिव कि यू शुड टेक दिस अहेड। अच्छा, तो आपने what are the best resources that have helped you along your way? Okay, so सबसे पहले yourself, confidence which keeps you boosting कि मैं कर सकती हूँ तो ही मैं आगे जाके कर सकती हूँ, वो खुद से यस आना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड थिंग नॉलेज, जो सराउंडिंग में चल रहा है, जैसे जयसिंहपुर में क्या चल रहा है, क्या चीज़ों की हमारे पास यहाँ पे रिसोर्सेज कम है, तो वो अपडेटेड रहना, लोगों से मिलना। एंड थर्ड थिंग इज़ ऑफ कोर्स इंटरनेट, कि इंटरनेट का जो पावर है वो इट इज़ न्यूमरस, कि हम सोच भी नहीं सकते इतना इंटरनेट का पावर है। कि इंटरनेट से आज आप कुछ भी सर्च करो ना, अभी तो ऑप्शंस भी आते हैं कि कोई ऐप आप खोलते हो, अगर आपने ये पिलो का पिक्चर क्लिक कर लिया तो वो पिक्चर से रिलेटेड आपको डिफरेंट पिक्चर्स दिखेंगे। तो इंटरनेट हैज़ अ वेरी बिग पावर। अच्छा, तो व्हाट इज योर बिगेस्ट फेलियर? जैसे कि कोई भी सक्सेस होता है तो उसके पीछे एक बार तो फेल होता ही है, राइट। तो व्हाट इज योर बिगेस्ट फेलियर एंड व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम इट? तो दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट स्टोरी कि जैसे मैंने आपको कहा कि मारवाड़ी समाज में लड़कियों को नहीं भेजते आगे। सो आई वॉज डूइंग वेरी गुड। मैंने 2012 में स्टार्ट किया एंड 2017-18 में मैंने रेडियो में एंट्री करके वो सब चीज़ करी। लेकिन ये सारी चीज़ों में मुझे हमेशा से ग्रोथ मिलता रहा, बिकॉज मैंने उसमें काफ़ी स्ट्रगल किया था। उसके बाद जब एक लड़की के लिए प्रपोजल्स देखते हैं, रिश्ते देखते हैं, तो माई बिगेस्ट फेलियर वॉज कि मुझे मेरे ही समाज ने नीचे खींचा। सो इट वॉज लाइक कि आपकी बेटी मीडिया में है, शी इज़ डूइंग इनटू रेडियो, कि आप उसका कुछ और प्रोफेशन में प्रैक्टिस करवाओ, या शायद लड़का मिलना मुश्किल हो जाए। तो दिस वॉज द बिगेस्ट फेलियर, जो मैं बोलूँगी कि मुझे आई वॉज पुल्ड डाउन। लेकिन देन इट वॉज माई डैड कि मुझे ऐसे घर पे मेरी बेटी देनी ही नहीं जहाँ पे ये एक्सेप्टेड ही नहीं है। अच्छा, तो उसके बाद मैंने समाज का इवेंट किया। तो माहेश्वरी समाज का भी पावर ये है कि मैंने समाज का एक इवेंट किया जिसमें वो होता है कि मैट्रिमोनियल जैसे होता है कि लड़के लड़कियां एक दूसरे से मिलते हैं। हाँ, तो वो इवेंट का मैंने पूरा होस्टिंग किया, और उस इवेंट में मैंने जो फेलियर मेरा था, उस इवेंट में मैंने वो चीज़ क्लियर करी। अच्छा, वो इवेंट के थ्रू अच्छा। वो होस्टिंग भी किया और लोगों को ये भी समझाया उसमें। तो दैट वाज वेयर कि मुझे लगा कि वो फेलियर बहुत ज़रूरी था कि मैं वापस समाज में आऊँ, और मैंने फिर मेरे समाज में मेरा नाम लिया। ओके। एक लास्ट सवाल कि who are the 3 peoples who have been most influential to you? फर्स्ट इज माई डैड, मेरे जेनेटिक फादर। सेकेंड आरजे साइमा, अगर आप जानते हो तो आप इंटरनेट पर ढूंढ सकते हो कि इट इज़ बिकॉज ऑफ हर वॉइस कि मैं रोज़ उसको सुनकर मैं ये सोचती थी कि एक दिन मैं भी ऐसे बनूंगी। अच्छा। तो उनका नाम है आरजे साइमा। एंड थर्ड विच इज़ नॉट वेरी ऑब्वियस बट माई इन लॉज, क्योंकि प्रोफेशन शादी तक करना, उसके बाद उसको कंटिन्यू करना, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट इन टुडेज टाइम ऑल्सो। मतलब अब 21st सेंचुरी में भी ये प्रॉब्लम्स बहुत लड़कियां फेस कर रही हैं कि आप पढ़े लिखे हो लेकिन यू हैव टू सिट एट होम, और वो सब चीज़ जो है, तो घर का संभालते हुए भी डूइंग दैट थिंग। आई थिंक माई इन लॉज इंक्लूडिंग माई फादर इन लॉ, मदर इन लॉ एंड माई हस्बैंड। Okay, thank you very much. तो ये थी खुशी मांधना, नंदलाल जी मांधना, श्रीमान नंदलाल जी मांधना की पोता बहू खुशी मांधना। और आपको एक बात बता दें, हम जब इंटरव्यू लेने गए थे, उसे 3 टॉपिक्स दिए हम लोगों ने। एक था बहन बेटी, यानी अगर बहन बेटी, मायका और वेकेशंस, ये 3 टॉपिक्स दिए थे। और उनको बोला कि आपको सोचना नहीं है,
हमने टॉपिक दिया, टॉपिक देते से ही आपको 1 मिनट का आरजे के स्टाइल में कुछ बोलना है। जो आपका प्रोफेशन है आपको टफ नहीं जाएगा, तो आरजे के स्टाइल में कुछ बोलना है। तो देखिए कि खुशी ने क्या बोला। सुबह है 93.5 रेड एफएम पर खुशी आपके साथ है। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सब उतनी भी गुड नहीं हुआ करती ना, क्योंकि रोज सुबह उठकर हम बस यही सोचते हैं कि यार काश कोरोना ना होता। मतलब कोरोना ने हमारी लाइफ्स को जो है वो इतना हैम्पर किया हुआ है, बट एज अ कॉइन हैज टू साइड्स। हर सिक्के के दो पहिए होते हैं, दो साइड्स होते हैं, सॉरी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें होती है। वैसे ही कोरोना ने हमें काफ़ी कुछ सिखाया भी है और काफ़ी कुछ ऐसी है जो हमारी लाइफ में हैम्परनेस हुई है। तो बस आज सुबह ही मैं अपने पापा से बात कर रही थी कि पापा कि नेक्स्ट जनरेशन मायका का डेफिनेशन क्या होगा, बिकॉज अब मैं ससुराल में हूँ तो अब मुझे पता है कि मायका क्या होता है, ससुराल क्या होता है। लेकिन पहले के ज़माने का मायका और अब के ज़माने का मायका इज़ वेरी डिफरेंट। तो जैसी समर वेकेशंस होती है, बस घर जाना है, तो हमने सोचा कि पापा, मैंने कहा कि मैं तो मस्त आके सोने वाली हूँ, लेकिन पापा ने कहा मैं तुझे सोने नहीं दूंगा यहाँ पे, तू सोने तो नहीं आई है। तब मैंने कहा कि मायके से ज़्यादा मैं ससुराल में सोती हूँ। सो ये जो मायका का हमारा कॉन्सेप्ट है, अगर सारी लेडीज़ और सारी लड़कियाँ मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज़ गौर से सुनो। अगर आपने आपके ससुराल को मायका बना दिया तो आपके मायके से भी ज़्यादा बेस्ट आपका ससुराल हो सकता है। सो दिस इज़ व्हाट खुशी मंदाना इज सेइंग टुडे। आप भी अपनी ऐसी स्टोरीज मेरे साथ शेयर कर सकते हो ओनली ऑन 93.5 रेड एफएम। और अगर आपने अभी ट्यून इन किया है तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर आप सर्च कर सकते हो खुशी मंदाना, KHUSHI नाम का स्पेलिंग है। स्टे ट्यून पर जाते रहो। तो ये डिफरेंस है ससुराल और मायके का, जो पहले के जमाने से आज बहुत बदल गया। डेफिनेशन पूरा चेंज हो गया है ससुराल और मायके का। पहले के जमाने की लड़कियां, पहले के आपके टाइम पे लड़कियां कहती थी कि मुझे पीहर जाना है, मुझे पीहर जाना है, मुझे 1 महीना रहना है। लेकिन आज की लड़कियों को अगर बोलो कि आप पीहर जाओ तो बोलेंगी कि मैं 4 दिन से ज्यादा नहीं रहूंगी। आज आप मुझे भी बोलोगे ना मंजू भाभी की तू सेडम जा, तो मैं बोलूंगी 4 दिन से ज्यादा मैं नहीं रह सकती सेडम। हम तो ऑनलाइन ही जाएंगे अब। हाँ, अब हम तो ऑनलाइन ही पीहर जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक और बहू के साथ, एक और प्यारी बहू जयसिंहपुर की, जो बाय प्रोफेशन सीए है। आपको बता दूं बाय प्रोफेशन सीए है और उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए कंप्लीट किया है। ऐसा नहीं है कि बार बार एग्जाम्स देती रही और सीए बनी है। फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए कंप्लीट किया है, लेकिन वो जयसिंहपुर जैसे छोटे से शहर में भी इतनी खुश है कि वो अपनी खुशी अपने बातों के जरिए आप सबको बता देगी। तो चलिए मिलते हैं सीए नेहा बियानी से। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। मैं सीए नेहा बियानी, अहमदनगर से। मैं श्री बजरंग जी दरत की बेटी हूँ और मैं यहाँ पे श्री दीपक जी बियानी की बहू, और मैं सीए हूँ बाय प्रोफेशन। और मैंने अपना एजुकेशन अहमदनगर से और थोड़ा बहुत पुणे से किया हुआ। बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। तो आपने ये सीए क्यों फील चुनी थी कि आपके घर में कोई सीए है, या बचपन से आपको सीए बनना था? नहीं, बचपन में तो कहाँ नॉलेज नहीं रहती कोई फील्ड की, बट ऐसा था कि मेरे दादाजी और पापा, ये बिजनेस था हमारा, तो वो लोग थोड़ा अकाउंट्स में मतलब काफ़ी होशियार थे, प्लानिंग में, अकाउंट्स के इसमें। और मुझे भी इंटरेस्ट था कि क्योंकि सीए एक ऐसी फील्ड थी जनरली कि लड़कियाँ को बहुत स्कोप है, लड़कियों को मतलब घर बैठे भी वो कुछ कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि उन्हें जॉब करना है,
या किसी के अंडर कुछ करना है। सीए ऐसी फील्ड थी उस टाइम पे और इवन अभी भी कि वो खुद के घर का अपना सबका कुछ ना कुछ बिजनेस रहता है तो उसका भी वो देख सकते हैं और मतलब घर से आराम से कोचिंग कर सकते हैं या जो भी फील्ड मतलब उसमें आराम से वो लोग वर्क कर सकते हैं। कौन से भी सक्सेस के पीछे कुछ तो कुछ परेशानी भी रहती है। ऐसे सीए फील्ड तो कोई इजी नहीं है, मुझे पता है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो आपने जो सीए की डिग्री ली तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने करियर पूरा किया? जी, मेरे सारे एग्जाम्स मतलब सीपीटी, आईपीसीसी, फाइनल, ये 3 स्टेजेस रहते हैं सीए में। तो मेरे सारे एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुए थे। बहुत बढ़िया। और एक बात पूछनी थी कि आपने जो सीए फील्ड अच्छी तरह से पार की है, सीए की डिग्री, तो आपको आगे मतलब ये जयसिंहपुर ऐसे टाउन है, बहुत बड़ा भी सिटी नहीं है और छोटा गांव भी नहीं है। इस टाउन में आपको कैसे लगता है कि भाई इधर स्कोप मिलेगा नहीं मिलेगा, आपको कैसे लगता है? एक्चुअली स्कोप मिलना से ज्यादा मुझे लगता है कि स्कोप हमें खुद बनाना पड़ता है। मतलब अपना रास्ता हमें खुद चूज करना पड़ता है, अपना बनाना पड़ता है। तो जैसे अभी हमारा अपना बिजनेस है, इंडस्ट्री है, तो मैं वहाँ जाती हूँ। मैंने थोड़ा पहले अकाउंटिंग का काम भी देखा, फिर धीरे धीरे मैंने प्रोडक्शन का भी देखना शुरू किया। तो ऐसा है कि कोई भी नॉलेज या कोई भी फील्ड के आप रहो, कोई चीज़ वेस्ट नहीं जाती। अगर आप पढ़े हो, आप एजुकेटेड हो, तो आप अपने आप से कोई भी चीज़ और अपने की सीखने की तैयारी अगर आपकी है तो आप किसी भी फील्ड। सीए की पढ़ाई करते वक्त आपको बहुत सा हार्डवर्क करना पड़ता होगा। जी तो हाँ। आपने वो कैसे टाइम फिट किया था आपकी स्टडी का? अब जैसे घर वालों को पता ही था कि सीए फील्ड मतलब इतना इजी नहीं है, पढ़ाई करनी ही पड़ती है डेडिकेटेडली। तो घर वालों का भी सपोर्ट था और मैंने भी मेरी तरफ से हमेशा 100% देने की कोशिश की थी। तो मैं लाइक मॉर्निंग 7 टू इवनिंग 7 तक मैं लाइब्रेरी में रहती थी पढ़ाई के लिए। बीच में बस लंच ब्रेकफास्ट के लिए हाफ आवर, लंच के लिए हाफ आवर, उतना ब्रेक रहता था। उसके बाद घर आके 1-1.5 घंटा थोड़ा सबके साथ टाइम स्पेंड करके वापस मैं रात को 12 बजे तक पढ़ाई करती थी। तो खुद की ओर से ही अपना 100% डेडिकेशन ज़रूरी है। कोई भी फील्ड अगर आपको अच्छे से अचीव करना है, सक्सेस पाना है, तो सेल्फ डेडिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जयसिंहपुर में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं अपने समाज के जो सीए बन रहे हैं। उन्हें कहीं प्रॉब्लम आया तो आप उन्हें गाइडलाइन पक्का करोगे ना? हाँ, 100%। अभी एक्चुअली जयसिंहपुर में, सांगली, इचलकरंजी जो भी है अपने आसपास, कोल्हापुर, यहाँ पे सीए के कोई कोचिंग नहीं है। मतलब है सांगली में भी, इचलकरंजी, पर इतना नोन नहीं है। तो 11th-12th का तो है यहाँ पे अच्छा। तो मेरी एक्चुअली बहुत इच्छा है, बट ऐसा है कि सीए के सब्जेक्ट्स कम नहीं है और सिंगल हैंडेडली वो हो नहीं पाएगा। तो अगर कोई और साथ मिल जाता है तो ज़रूर मैं कुछ गाइडलाइन उनके लिए या कुछ शुरू करने की इच्छा रखती हूँ। आपसे बात करते हुए बहुत अच्छा लगा। आपने जयसिंहपुर के प्रति जो प्रेम दिखाया वो भी बहुत बढ़िया लगा। धन्यवाद। तो कुछ बोलना था, बोलो। जयसिंहपुर के लिए एक और चीज़ मेरी बहुत इच्छा थी। हमारे पिछले साल से ये था दिमाग में, हम लोग ये लॉन्च भी करने वाले थे, बट कोविड की वजह से वो रह गया। जयसिंहपुर में बहुत सारे लेडीज़ हैं जो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बट हमें इस चीज़ का नॉलेज नहीं है। मतलब आज मुझे नहीं पता है कि आप क्या कर रहे हो और आपको नहीं पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। तो एक ऐसा एक मंच बनाना है जहाँ पे सारे लेडीज, इसमें कोई समाज का या कोई कल्चर, मतलब कोई हिंदू मुस्लिम का कोई बार नहीं रहेगा, पर हर एक लेडी जो भी कुछ कर रही है वो उस पर डाल सकती है कि हाँ बाबा, आज अगर मैं क्लासेस ले रही हूँ तो मैं उस पर डाल रही हूँ कि मैं क्लासेस लेती हूँ। कोई अगर सिलाई का काम करता है, कोई गिफ्ट हैम्पर्स बनाता है, कोई केक्स बनाता है। तो हमें एक ऐसा मंच बनाने वाले थे जिसमें जयसिंहपुर की हर लेडी पार्टिसिपेट करे, हर लेडी एक दूसरे को पहचाने और जो भी कुछ वर्क कर रही है, घर बैठे बैठे कुछ काम कर रही है, उसका पूरे जयसिंहपुर में सबको पता चले। तो हम लोग ये पिछले साल फेसबुक ग्रुप बनाने वाले थे, पर वो कोविड की वजह से हमारा प्रोग्राम जो वुमेंस डे का होने वाला था वो रह गया, और ये जो हम लॉन्च करने वाले थे वो भी रह गया। तो अब जब भी हमें मौका मिलेगा तो हम ये ज़रूर लॉन्च करेंगे।
आपके आगे के फ्यूचर के प्लानिंग को बहुत बहुत बढ़ाए। थैंक यू। तो ये थी नेहा बियानी, माहेश्वरी चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमान दीपक जी बियानी की बहू। हमारी जयसिंहपुर की शान है, सारी बहुएं कहते हैं हीरा चुन के लाई है जयसिंहपुर के बहुओं के रूप में, लेकिन उन हीरो में से कुछ कोहिनूर आपके लिए प्रस्तुत है। चलिए एक और डायमंड जो अपनी कला से आपके लिए ये यादें जमा करके लाई है कि उसे भी ऐसे लगता है कि भले ही मेरा पियर नजदीक है, गांव में है, लेकिन हमारे बहन बेटियां आनी चाहिए। आप उनके एक्सप्रेशंस देख के बहुत दंग रह जाएंगे कि इतने सुंदर एक्सप्रेशंस भी कोई दे सकता है। तो हमारे जयसिंहपुर की मुझे लगता है बेटियों की ओर से भी ये प्रस्तुति है और बहुओं की ओर से भी ये प्रस्तुति है। तो प्लीज वेलकम निकिता बियानी। निकिता बियानी। हमने जो था नगमा सुना, दिल ने था उसको चुना, ये दास्तान हमें वक्त ने कैसी सुनाई। हम जो अगर हैं गमगीन, वो भी उधर खुश तो नहीं, मुलाकातों में है जैसे घुल सी गई तन्हाई। मिलके भी हम मिलते नहीं, खिल के भी गुल खिलते नहीं, आंखों में है बहारे, दिल में खिजा, सारे सहमे नजारे हैं, सोए सोए वक्त के धारे हैं, और दिल में खोई खोई सी बातें हैं। वो तो कैसी लगी निकिता? आप चैट मत कीजिए, मैं चैट पढ़ नहीं रही हूं, सिर्फ आप एक्सप्रेशन दीजिए चेहरे पे ताकि मुझे पता चल जाए। ठीक है, एक सीए, एक आरजे, इसके बाद तीसरे फील्ड से हमारी बहू आ रही है जो बाय प्रोफेशन डॉक्टर है। घर पे किसी का सहारा नहीं है, घर संभालने के लिए ना सास ससुर है, लेकिन घर को संभालते हुए वो अपने प्रोफेशन को भी बहुत अच्छे से संभाल रही हैं। डॉक्टर स्नेहा लोया। डॉक्टर स्नेहा लोया आपके सामने प्रस्तुत है, प्लीज वेलकम कीजिए। मिलने वाले हैं डॉक्टर स्नेहा लोया से, जो जयसिंहपुर की बहू है, और इनका परिचय हम इन्हीं के मुंह से जानते हैं। जय श्री कृष्ण। मैं स्नेहा अमृत लोया, बजरंग लोया की बहू। मैं फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कंप्लीट की है मैंने कृष्णा कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी कराड़ से, और इधर प्रैक्टिस करती हूँ 8-10 साल हो गए अभी प्रैक्टिस करती। और मेरा खुद का क्लिनिक भी है इधर, स्पर्श फिजियोथेरेपी, 6th लाइन स्टेशन रोड, केशव मेडिकल के पास। तो स्नेहा, सबसे पहले आप बताइए कि आपने फिजियोथेरेपी अपने यानी करियर के रूप में क्यों चुना? फिजियोथेरेपी क्यों, दूसरा कोई फील्ड क्यों? एक्चुअली सच बताऊँ, मैं फिजियोथेरेपी पहले मुझे कुछ भी पता नहीं था। मुझे ये जो एग्जाम्स रहती है, एंट्रेंस एग्जाम
BDS MBBS से लो है, ऐसा नहीं है। इसमें भी लेडीज ज़्यादातर करियर कर सकती है, क्यों? क्योंकि घर संभाल के आप अपने पेशेंट आउट पेशेंट देख सकते हैं। इधर आप अपना टाइमिंग एडजस्ट करके पेशेंट को पूरा अपना ये दे सकते हैं, ट्रीटमेंट दे सकते हैं। उनके हिसाब से, आपके हिसाब से आप टाइमिंग एडजस्ट करके जा सकते हैं। तो ये करियर बेस्ट है। अच्छा मुझे एक बताइए, कैसे हर सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, हर किसी में प्लस एंड माइनसेस होते हैं, तो आपके इस करियर में क्या माइनस पॉइंट है जो आप सबको बताना चाहेंगे कि ये करियर अच्छा तो है लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम्स भी आती है? प्रॉब्लम्स मतलब फिजियोथेरेपी पहले क्या समझा जाता था कि ये बाबा मसाज करते हैं, सिर्फ मसाज के लिए ही आते हैं, ऐसे पहली सोच थी। मैं जब इधर आई थी शादी होके, तो इधर फिजियोथेरेपी के बारे में कुछ भी पता नहीं था, मीन्स जीरो नॉलेज क्या है फिजियोथेरेपी। फर्स्ट साल मेरा ऐसे ही गया। फिर थोड़ी इधर पुणे बॉम्बे में जितना उस पे मीन्स मैंने जितने हॉस्पिटल ज्वाइन किए, उधर जितना करियर दिख रहा था मुझे, इधर आने के बाद मुझे जयसिंहपुर में पहले नहीं पता था। फिर धीरे धीरे फिजियोथेरेपी में हम पेशेंट को बाबा जो एक्सरसाइज देते हैं, उनसे जो फिटनेस मिलता है पेशेंट को, पोस्ट ऑपरेटिव केसेस में जो रिजल्ट्स दिखाई देते हैं, फिर बाद में हमको पता चला कि फिजियोथेरेपी करवानी जरूरी है, ये पता चला। अच्छा, तो अगर आपको फिजियोथेरेपिस्ट बनने का चांस नहीं मिलता, आप अगर आज डॉक्टर नहीं होती तो क्या होती? पहले से मुझे डॉक्टर ही होना था, मैंने साइंस फील्ड ही चुना था। मुझे डेंटिस्ट होना था, MBBS तो मेरी नहीं इच्छा थी, पर डेंटिस्ट तो मुझे होना ही था और मुझे मिल भी गया था। पर मैंने पहले जैसे बोला था, मुझे पापा ने फोर्स किया कि कराड़ में है, घर के पास रहेगी, इधर हो जाएगा करियर, आगे इसमें भी स्कोप है, इसलिए मैंने फिजियोथेरेपी लिया। बट अभी मैं सेटिस्फाई फील कर रही हूँ कि पापा अच्छा हुआ। अच्छा, तो जयसिंहपुर में आने के बाद जैसे आपने कहा कि पहले तो सपोर्ट यानी किसी को आइडिया ही नहीं था कि क्या है फिजियोथेरेपी पता नहीं, लेकिन अब आपको फैमिली सपोर्ट कितना मिल रहा है और आप इससे सेटिस्फाइड हो कि नहीं? मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। एक्चुअली मेरे घर पे बाकी पहले दादी सास ससुर जी थे, पहले मीन्स अलाउ नहीं करते थे बाहर पेशेंट्स करना, और पर इनका मीन्स अमृत लोया का पूरा सपोर्ट कि बाबा पहले बाहर नहीं पेशेंट करने मिल रहे तो एटलीस्ट मेडिकल में बैठ सकती है। तो फर्स्ट 2 साल में मेडिकल में ही बैठी, इनका पूरा सपोर्ट की सिर्फ घर के काम नहीं करना है तुझे, तूने इतना मीन्स फिजियोथेरेपी किया है, आगे तुझे करना ही है, पर 2 साल ठहर जा। और मैं जब बाहर पेशेंट करने अभी भी जाती हूँ तो बच्चों को संभालना, एडजस्ट करना, बाबा एक दिन वगैरह से नहीं हुई, एक दिन पूरा सपोर्ट इनका मिलता है, कभी चिल्लाना नहीं, कभी गुस्सा नहीं किए, इनका पूरा सपोर्ट है। और जैसे कि आप जानते हैं कि अगर एक साथ पति का मिलता है तो फिर पूरी दुनिया साथ में है नहीं है वो कोई मायने नहीं रखता। तो अमृत का सपोर्ट आपको ऐसे ही हमेशा मिलता रहे और आप अपने इस करियर में हम जयसिंहपुर वासियों का ऐसे ही साथ देते रहे, यही भगवान से हम कामना करते हैं। तो आज स्नेहा से बात करके हमें एक तो बात पता चल गई है कि एक तरफ सारी खुदाई और दूसरी तरफ पति और पति की माई, बस बाकी कोई नहीं चाहिए। पति और पति की माई अगर साथ में हो तो कोई दूसरी जरूरत नहीं होती है एक बहू को आगे बढ़ने की। ऐसे ही एक और प्यारी हमारी बहू रानी जो शादी से पहले सिर्फ ग्रेजुएट थी, शादी के बाद वो LLB बन के आज जज बनने के कागार पर खड़ी है। कोविड की वजह से वो जज की एग्जाम्स पूरी नहीं दे पा रही है, लेकिन भगवान आप सभी बहन बेटियों की प्रार्थना को स्वीकार करेगा और हमारी प्यारी बहू को जज बनाएंगे
ये मैं पक्का कह सकती हूँ। और कुछ सिचुएशंस ऐसे आ गए थे कि हम उसका इंटरव्यू लाइव नहीं ले पाए, लेकिन उसे बताना था कि जयसिंहपुर की बहन बेटियां भी मुझे जाने, ये उसके मन से इच्छा थी। तो उसने अपने मायके में रह के, पहले उसको कोविड हो गया था तो वो इंटरव्यू नहीं दे पाई, और उसके बाद वो मायके चली गई, तो मायके में अपने भाभी से उसने इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया और हमें भेजा। तो सबसे पहले तो निकिता की भाभी को धन्यवाद देती हूँ, जो हमारा काम उन्होंने किया है। और उसके बाद प्रस्तुत करती हूँ आप सबके लिए एडवोकेट निकिता मालू। जय श्री कृष्ण निकिता, पहले तो आप सबको आपका परिचय दीजिए। जय श्री कृष्ण। मैं निकिता अंकित मालू, पूना रविंद्र बाबूलाल पापड़िया की बेटी और जयसिंहपुर में राजेंद्र बाबूलाल जी मालू की बहू हूँ। मैं बाय प्रोफेशन एक एडवोकेट हूँ। मेरा 2014 में ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ। उसके बाद मैंने सिविल, क्रिमिनल और कॉर्पोरेट लॉज में प्रैक्टिस की। आपने एडवोकेट ये प्रोफेशन कैसे चूज़ किया? फर्स्टली मुझे मेरी एक सेपरेट आइडेंटिटी क्रिएट करनी थी, और एडवोकेट एक ऐसा प्रोफेशन है कि आज जैसे दुनिया में बदलाव आते जा रहा है, हर फील्ड में एक लीगल कंसल्टेंट की ज़रूरत होती ही है। जैसे फैमिली इश्यूज़ हो या मैट्रिमोनियल इश्यूज़ हो या कोई भी टाइप का बिजनेस, आईटी, कॉर्पोरेट सेक्टर या सिविल क्रिमिनल इशू कोई हो, तो एक एडवोकेट की ज़रूरत तो होती ही है। और इस प्रोफेशन में मेरी एक अलग आइडेंटिटी भी क्रिएट हो रही है। और सेकेंडली एक ऐसा था कि एक एडवोकेट कोई भी बिजनेस में इजीली मर्ज हो सकता है। तो शादी के बाद मुझे मेरा एक सेपरेट प्लेटफॉर्म क्रिएट करना या वो क्रिएट होने तक रुकना मैं नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने सोचा कि ये प्रोफेशन में मैं कोई भी फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड में जाऊँ तो मैं इंस्टेंटली उसमें मर्ज हो जाऊँगी, इसलिए मैंने ये प्रोफेशन चूज़। तो आपको क्या लगता है कि सबको कानून की जानकारी होना कितना ज़रूरी है? जब मैं लॉ पढ़ रही थी तब मुझे समझ में आया कि कानून जानना इतना हर किसी को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे अभी अपनी लाइफस्टाइल हो रही है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, मॉडर्नाइजेशन होते जा रहा है, तो इसके वजह से फ्रॉड भी बहुत बढ़ रहा है, क्राइम रेट बढ़ रहा है, कंपटीशन इतनी बढ़ती जा रही है, लोग जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो हर कोई चीज़ मॉडर्नाइजेशन की वजह से हर कोई चीज़ करने के लिए कानून के दायरे में करना पड़ रहा है। उसकी वजह से बेसिक लीगल नॉलेज तो हर किसी को इम्पोर्टेंट है। बहुत ही अच्छी जानकारी दी है निकिता आपने। आज हम देखते हैं कि स्पेशली आजकल लेडीज़ में इन सब चीज़ों का अवेयरनेस इतना नहीं है, तो मे बी आपको देख के शायद आजकल का जनरेशन तो इन चीज़ों में थोड़ा इंटरेस्ट बिल्ड करना स्टार्ट करे और इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान दें, होपफुली। अब सिंस आप एडवोकेट बन चुके हो, नाउ यू आर एन एडवोकेट निकिता मालू, तो अब आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में क्या राय है? अभी मैं जज की एग्ज़ाम देने के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, और होपफुली आप सब लोगों के प्यार और आशीर्वाद से मेरा ये ड्रीम कंप्लीट हो जाएगा। यस, डेफिनेटली। और आउट ऑफ एक क्यूरियोसिटी निकिता, अब आप बोल रहे हो कि आप जज की एग्ज़ाम देने वाले हो। मैंने ऐसे सुना है कि जज लोगों पे काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो वो केस में आप आपकी फैमिली लाइफ और सोशल लाइफ कैसे बैलेंस करोगे? लाइफ में अगर कुछ भी अचीव करना होता है तो फैमिली का सपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बिना मतलब अगर फैमिली सपोर्ट है तो चीज़ें बहुत ही ईजी हो जाती है, और एग्जैक्टली वो ही मेरे केस में हुआ है। मेरे को शादी के पहले भी या शादी के बाद दोनों फैमिलीज़ का एक्स्ट्राऑर्डिनरी सपोर्ट मिला है, और उसी के वजह से मैं आज मेरे ड्रीम्स अचीव कर पा रही हूँ। और रही सोशल लाइफ की बात, तो मेरे इस प्रोफेशन से मैं समाज को एक नई दिशा में लेकर जाऊँगी, और इस प्रोफेशन के साथ मेरा सोशल लाइफ का डेफिनेशन ही बदल जाएगा। मेरा प्रोफेशन ही मेरी सोशल लाइफ बन जाएगी। तो निकिता, अब आप मुझे बताइए कि आप आपके इस प्रोफेशन से समाज में किस तरीके से कंट्रीब्यूट करोगे? समाज के हित के लिए या समाज को आगे बढ़ाने के लिए मेरी जहाँ पे भी ज़रूरत होगी वहाँ
योगदान रहेगा और आने वाली नई पीढ़ी को गाइड करने के लिए मैं हमेशा उनके साथ रहूँगी। वेल डन निकिता, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। आपने जो ये आपका नॉलेज शेयर किया है, इससे काफ़ी लोग इंस्पायर हो गए और हम सबकी शुभकामनाएं तो आपके साथ है ही। आप आपके सारे ड्रीम्स अचीव करो। आपने समाज के इस प्लेटफॉर्म पे मुझे आज 2 शब्द बोलने का मौका दिया है, इसलिए मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। तो ये थी निकिता मालू, हमारे मालू परिवार की एक और लाडली बहू। इसके बाद जयसिंहपुर माहेश्वरी महिला मंडल पिछले 8-9 साल से एक नया तरीका लेकर आई है हर त्योहार को मनाने का, हर प्रोग्राम को सेलिब्रेट करने का। इतने सुंदर सुंदर थीम होते हैं। हमारे मंडल को 20-20 मेंबर्स के 7 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है और एक प्रोग्राम एक ग्रुप को देते हैं। जैसे होली का प्रोग्राम है तो एक ग्रुप मिलके होली का पूरा प्रोग्राम अरेंज करेगा, एक ग्रुप मिलके महेश नवमी का प्रोग्राम अरेंज करेगा, एक ग्रुप मिलके ट्रिप का प्रोग्राम अरेंज करेगा। ऐसे 20-20 मेंबर्स के ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, जिससे हर प्रोग्राम को प्रेजेंट करने के लिए कंपटीशन हो जाता है कि अरे वुमेन्स डे वालों ने ऐसा किया था तो हम ऐसा करेंगे, इससे भी ज्यादा अच्छा करेंगे। तो इस सोच की वजह से एक से बढ़कर एक सुंदर से सुंदर प्रोग्राम्स जयसिंहपुर की बहुओं ने मिलकर किए हैं। सारे फोटोज तो मैं नहीं कलेक्ट कर पाई, लेकिन कुछ सुंदर से तस्वीरों को हमने जमा किया है। तो देखिए हम कैसे यहाँ के तीज त्योहार, जयसिंहपुर के तीज त्योहार हम मनाते हैं, तो उसकी छोटी सी झलक आपको दिखाते हैं। रिश्तों की पूजा जहाँ हो, आदर बड़ों का वहाँ हो, भीगे जो ममता का आंचल, आंसू बने गंगा जल। हंसना हंसाना है, रोना रुलाना है, खोना है पाना है, फिर मुस्कुराना है। कहानी हर घर की, कहानी घर घर की, कहानी हर घर की, कहानी घर घर की। रिश्तों की पूजा जहाँ हो, आदर बड़ों का वहाँ हो, भीगे जो ममता का आंचल, आंसू बने गंगा जल। हंसना हंसाना है, रोना रुलाना है, खोना है पाना है, फिर मुस्कुराना है। कहानी हर घर की,
तो कैसे लगे जयसिंहपुर के कुछ ही प्रोग्राम्स की झलक दिखाई हूं मैं। बहुत सी सुंदर सुंदर थीम्स बनी, जिसमें कभी स्पोर्ट्स थीम थी तो कभी सोशल मीडिया थीम थी, कभी तीज त्योहार थीम थी तो कभी बॉलीवुड मूवीज थीम थी। बहुत ही सुंदर सुंदर थीम्स के साथ हमने पिछले 10 साल से ये प्रोग्राम्स करते आए हैं और आगे भी आप सभी के आशीर्वाद से करते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और ऐसी प्यारी बहू जो बाय प्रोफेशन तो सीए है, लेकिन उसने सीए से भी ज्यादा टीचर होना पसंद किया है। वो टीचिंग के फील्ड में अपने जो सीए का नॉलेज है वो टीचिंग के फील्ड से सभी को प्रस्तुत करने जाती है। तो प्लीज वेलकम मोनिका बलदवा। जय महेश, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मेरा नाम मोनिका भूषण बलदवा है। मैं पंडरपुर के रामनिवास जी कासिम तथा पूजपुर की कासिम की बेटी। शादी के बाद मैं जयसिंहपुर में शिफ्ट हुई और यहाँ पे नारायण दास जी बलदवा की पोता बहू तथा राजकुमार जी बलदवा की बहू के नाम से मैं पहचानी जाती हूँ। थैंक यू भाभी। मोनिका भाभी सीए है, तो मैं कुछ इनसे सवाल करना चाहती हूँ। तो भाभी आप बताइए कि जयसिंहपुर ये शहर में जब आप आई, आप सीए, तो आपने इसका यूज़ कैसे किया? क्योंकि जयसिंहपुर मतलब ऐसा कि ये ऐसे जयसिंहपुर शहर में आपने आपका सीए का यूज़ कैसे किया? सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि गांव छोटा हो या बड़ा हो, अगर आपको कुछ करना है तो आप कहीं पे भी कर सकते हैं। जब शादी होकर मैं जयसिंहपुर में आई तब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था कि सीए की प्रैक्टिस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले से ऐसा बताया गया था कि जयसिंहपुर छोटा है तो वहाँ पे कितना स्कोप मिलेगा। लेकिन शादी के बाद पूरा पिक्चर ही अलग था। मेरे ससुराल वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और सीए की प्रैक्टिस स्टार्ट करने का मेरा प्लान था, लेकिन मेरा ज़्यादा पैशन था कि टीचिंग में मैं आऊँ। तो यहाँ पे मैंने देखा छोटे शहर में बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं दिया जाता, तो ये गाइडेंस देने का काम मैंने करना चाहिए। बच्चों के कैसे सीए एग्ज़ाम में डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है वो कैसे टैकल करनी चाहिए, या यहाँ पे प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट होने चाहिए, ये सोच के मैंने खुद की एकेडमी ओपन की, जिसमें मैं बच्चों को कॉमर्स फील्ड के बारे में सिखाती हूँ। साथ में ही सीए की भी अलग अलग क्लासेस मेरे एकेडमी में लिए जाते हैं। तो भाभी आपने ये सीए फील्ड ये क्यों चूज़ की? क्या MBBS या इंजीनियरिंग ये फील्ड में क्यों नहीं है? एक्चुअली क्या है, मारवाड़ी बैकग्राउंड अगर हम देखे जाए तो मेरे फादर की और मेरे पापा की इच्छा थी कि मारवाड़ी में बिजनेस में ज़्यादा रहते हैं या फिर मारवाड़ी में सीए भी काफ़ी लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो कल जाके मैं कोई भी एजुकेशन लूँ तो वो एजुकेशन का फ़ायदा हर जगह होना चाहिए, बिजनेसमैन की फैमिली में भी होना चाहिए, या फिर कल जाके कोई मेट्रो सिटीज़ में जाऊँ तो जॉब भी मिलना चाहिए, मतलब अनएम्प्लॉयड ना रहो, कुछ ना कुछ करूँ। इसलिए उन्होंने मुझे बोला कि बेटा सीए कर लो, क्योंकि मारवाड़ी में सीए काफ़ी रहते हैं, या फिर बिजनेस में तो उसका फ़ायदा होता ही है। इसलिए मैंने सीए फील्ड चूज़ किया। और आप जब आपने सोचा कि आपको सीए करना ही है, तो आपकी जो सीए की जर्नी थी, वो जर्नी में ऐसे कोई प्रॉब्लम्स आए होंगे कि जिसमें आपको ये फेस करना पड़ा, और आपने किस तरीके से उसको फेस किया? एक्चुअली इसे देखा जाए तो इंडिया में सबसे डिफ़िकल्ट कोर्स बोल के सीए को जाना जाता है। तो सीए करते समय तो डिफ़िकल्टीज आई थी, क्योंकि बचपन से मैं बहुत ब्राइट स्टूडेंट बोल के जानी जाती थी, फर्स्ट या सेकेंड रैंक मेरा होता ही था। बट जब सीए में इंटर में जब मैं फर्स्ट टाइम फेस हुई तब मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट फेस था। मेरे फैमिली ने मुझे पूरा सपोर्ट किया, और उसके बाद ये फेलियर से वापस आगे बढ़ना जो डिफ़िकल्ट फेज़ रहता है, उसमें सपोर्ट फैमिली का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे तुम्हारे माता पिता या तुम्हारे दादा दादी, ये जब सपोर्ट करते हैं तो वो हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। ये वही शादी के पहले की बात है।
शादी के बाद भी जब सीए करने के बाद यहाँ पे मैं शिफ्ट हुई तब कैसे आगे बढ़ूँ, कौन सी प्रैक्टिस स्टार्ट करूँ या कौन से फील्ड में मैं आगे बढ़ूँ, इसका गाइडेंस बहुत ज़रूरी था। और वो गाइडेंस मुझे अपने सास ससुर ने, मेरे दादा ससुर ने बहुत दिया, इसलिए मैं आज अपनी अकेडमी स्टार्ट की और अकेडमी में काफ़ी आगे बढ़ चुकी हूँ। आप कुछ सीए के बारे में बताना चाहते हो या कुछ सजेशन देना चाहते हो? और जैसे कि अब हमारे समाज में जब भी कोई सीए का कुछ रहे तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा या आप सीए के लिए कुछ करोगे एज ए सीए? अपने मारवाड़ी कल्चर में ऐसा है कि बेटों को एमबीए प्रीफर किया जाता है, बेटी होगी तो सीए करो, ये बताया जाता है। सीए करना कोई गलत बात नहीं है, आप सीए ट्राई करो। बट मैंने ऐसे बहुत किस्से देखे कि सीए करते करते बच्चे फेल हो जाते हैं। एट द एज ऑफ 24-25 तक भी उनके पास सीए का डिग्री नहीं आता, बिकॉज जो सीए में पासिंग परसेंटेज है वो बहुत कम रहते हैं। तो मैं सजेशन एक ही दूंगी कि आप सीए करो, लेकिन साथ में और एक क्वालिफिकेशन कोई भी ले सकते हो। जैसे यू कैन ट्राई सीएस, यू कैन ट्राई सीएमए यूएस, अलग अलग इंटरनेशनल एग्जाम्स है जो आप दे सकते हो। सिर्फ एक ही फील्ड पे पूरा कॉन्सेंट्रेट अगर आप सीए पे करोगे और एट द एंड आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा क्वालिफिकेशन, तो ये बहुत बड़ा डिप्रेशन में बच्चे आ जाते हैं। जो मैं अभी देख रही हूँ, बच्चे काफ़ी डिप्रेशन में जाते हैं जब सीए के एग्जाम्स फेल हो जाते हैं। तो बेटर है कि आप साथ में क्वालिफिकेशन लो और बाद में सीए की पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच भाभी। आपको और भी कुछ सीए छोड़ के अगर आपको सोशली और भी कुछ सजेशन देना है तो फिर आप दे सकते हैं। आज यहाँ पे जो लेडीज सब ये प्रोग्राम देख रही है, उनको मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि बेटियों को तो सब सपोर्ट करते हैं। मैंने ये भी सुना है कि जैसे कहा जाता है बेटियाँ जो है वो आगे बढ़ती है अपने माता पिता के सहयोग से, लेकिन जो बहू है वो आगे बढ़ती है अपने सास ससुर के सहयोग से। तो कोई भी सास आज यहाँ पे अगर ये वीडियो देख रही है तो एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपके बहुओं में कुछ भी एक स्किल होगी, स्किल मतलब उसको मेहंदी बहुत अच्छी आती है, वो काफ़ी अच्छी, उसका आवाज़ काफ़ी अच्छा है, वो अगर कोई अच्छी कुक है, तो उनके स्किल जो है आप बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं कहती कि बहुओं को आप 24 घंटे या 12 घंटे बाहर जाके जॉब करने दो, लेकिन एटलीस्ट आप 24 घंटे में 2 घंटे उनको दे सकते हैं कि उसकी वजह से वो अपनी स्किल बाहर निकाल पाए। उनको एक प्रॉपर गाइडेंस दीजिए, उनको थोड़ा सा टाइम उनके लिए दीजिए। डेफिनेटली ये आपको बहुत आगे जाके आपकी बहुएं आपका ही नाम रोशन करेगी। तो एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज़ ये बात आप जान लीजिए कि बहुओं को सिर्फ सास ससुर का ही सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका सपोर्ट उनको मिलेगा तो डेफिनेटली सोसाइटी में बहुत आगे बहुएं बढ़ेगी और सोसाइटी में चेंज भी लेके आएगी। थैंक यू सो मच भाभी। अच्छा लगा आपसे मिलके और मैं आशा करती हूँ कि जितनी भी बातें हुई या आपने ऑडियंस को जो बातें भी बताई है, आज ये प्रोग्राम हो रहा है, जितनी भी सास सुन रही है, तो मैं आशा करती हूँ कि वो अपनी बहुओं को और भी आगे बढ़ाए। तो जैसे वैसे तो ये बात आप किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी जयसिंहपुर की माएँ इतनी सपोर्टिव है कि उनकी बेटियां पक्का सपोर्टिव होंगी, उनकी बेटियां 100% सपोर्टिव होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सोच रहे होंगे क्या ये सिर्फ अपने बहुओं के इंटरव्यूज दिखा रही है, हमको उनके प्रोफेशन के बारे में दिखा रही है। तो आप टेंशन मत लीजिए, हमारी बहुओं में सिर्फ बोलने की कला नहीं है, बहुत ही सुंदर क्लासिकल डांस करने में भी माहिर है जयसिंहपुर की बहुएं। तो एक प्यारा सा क्लासिकल डांस नेहा जी मालू की ओर से बहुत ही सुंदर नृत्य प्रदर्शन किया है नेहा जी मालू ने। तो आप भी सभी उस नृत्य प्रदर्शन का आनंद लीजिए।
तो ये थी
हमारी प्यारी बहू नेहा बाय प्रोफेशन इंजीनियर, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होने के बावजूद भी अहंकार बिल्कुल रत्ती भर का नहीं। ऐसी है हमारी प्यारी बहू दीप्ति बियानी, जो एमटेक होते हुए भी अपने घर में इतनी खुश है, इस छोटे से जयसिंहपुर को इतनी खुशी दे रही है, ये सोच के भी हमारे चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है। तो देखते हैं कि हमारी दीप्ति क्या कहती है इस प्रोफेशन के बारे में। जय श्री कृष्णा भाभी। अभी हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो अपना परिचय आप दीजिए। जय श्री कृष्णा। मेरा नाम दीप्ति बियानी है। मैं जयसिंहपुर के बियानी परिवार में 10वें नंबर की बहू हूँ और ग्वालियर के सिंघी परिवार में चंद्रमोहन जी सिंघी की बेटी हूँ। मैंने वहीं से अपनी पढ़ाई और इंजीनियरिंग कंप्लीट करी है और मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं। अच्छा, ठीक है। आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की है जी, तो आपने इंजीनियर यही फील्ड क्यों चुनी? एक्चुअली मेरे पापा इसी फील्ड में हैं। मेरे पापा इंजीनियरिंग में, उन्होंने भी ITI, उनके टाइम पे ITI किया था और मैं उनको जब काम करते हुए देखती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, बड़ा इंस्पायरिंग लगता था। तो वो मेरे को तभी शुरू से ही था कि मैं कुछ इंजीनियरिंग में ही करूँगी। अच्छा। मेरे पापा का एयर कंडीशनर्स और इलेक्ट्रिकल्स का खुद का मैन्युफैक्चरिंग का और असेंबलिंग का काम था, तो बस उनको देख के हमेशा से लगता था कि मुझे उन्हीं की हेल्प करनी है, मुझे उन्हीं का काम देखना है, इसीलिए मैंने ये फील्ड चुनी थी। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बड़े होते गए तो थोड़ा समझा कि नहीं, कंप्यूटर साइंस बेटर ऑप्शन है टेक्नोलॉजी वाइज, तो कंप्यूटर साइंस में मैंने इंजीनियरिंग की। आपका पूरा एजुकेशन उधर ही हुआ होगा ना? जी, मेरा एजुकेशन ग्वालियर से ही हुआ है। इंजीनियरिंग का मैंने बीटेक भी इंजीनियरिंग वहीं से किया है और एमटेक भी मेरा ग्वालियर से ही हुआ है। आपके शादी को 10 साल हो गए आपने बताया, तो अभी जयसिंहपुर में आके आपको कैसा लगता है? आपका एजुकेशन का तो पूरा मतलब होता होगा मुनाफा तो अपने परिवार को। बिल्कुल, देखिए एजुकेशन कोई भी हो, मेरा मानना है कि एजुकेशन कोई भी हो, कैसी भी हो, ज़रूरी नहीं है प्रोफेशनल हो या, लेकिन अगर हम पढ़े लिखे हैं, एक स्त्री अगर पढ़ी लिखी है तो वो अपने परिवार को बहुत अच्छे से संभाल सकती है। बाकी डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं अगर मैंने इंजीनियरिंग करी तो मैंने जॉब ही करना है या कुछ करना है। मैंने अपनी एजुकेशन, मैं शादी के पहले भी एजुकेशन फील्ड से जुड़ी हुई थी। मैंने मेरी बीटेक एमटेक के बाद मैंने वहाँ पर भी कॉलेज में, मैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ाती थी और विजिट फैकल्टी थी वहाँ पर भी और परमानेंट भी थी। और शादी के बाद भी, एक गुड़िया होने के बाद भी मैंने यहाँ पे बहुत काफ़ी सालों तक कोचिंग की, बच्चों को मैथ्स पढ़ाती थी, मैं गाइड करती थी। आज भी मेरे पास काफ़ी बच्चे गाइडेंस के लिए आते हैं। और उसके बाद मैंने फिर यहाँ पर ऑफिस ज्वाइन किया। तो जब हमें किसी चीज़ की नॉलेज होती है तो हम अगर हम पढ़े लिखे हैं, अगर हमने किसी चीज़ को अडाप्ट करने की हमें क्षमता है तो हम किसी भी फील्ड में अडाप्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर इंजीनियरिंग हूँ तो मैं हथौड़ी और वो लेके काम करूँ। बट फिर यहाँ पर मुझे मेरे खुद के घर के ऑफिस में मुझे मौका मिला तो मैंने वहाँ डिज़ाइनिंग फील्ड संभाली और बहुत मज़ा आया, तो अभी वही चालू है अभी। और एक बात पूछनी थी कि आप इतनी एजुकेटेड हो तो अपने समाज के प्रति या अपने गांव के प्रति और कुछ इसके आगे जाके क्या करना चाहते हैं? ये एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं काफ़ी इस बारे में सोच रही हूँ। मेरी एक्चुअली इच्छा है कि यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बहुत कम नॉलेज है बच्चों को, और उसके लिए बच्चों को सीधा पूना जाना पड़ता है या दिल्ली या बॉम्बे जाते हैं बच्चे। हमारी तरफ दिल्ली जाते हैं, यहाँ पे बॉम्बे जाते हैं बच्चे, बट हर कोई उसको अपॉर्चुनिटी को हर कोई अवेल नहीं कर सकता। सही बात है। मेरी इच्छा है कि कंपटीशन एग्जाम्स या हम जयसिंहपुर के बच्चों को इस तरीके से ट्रेन करें कि वो बॉम्बे और दिल्ली के बच्चों को compete कर सके, वेदर इट इज़ पर्सनैलिटी वाइज हो या पढ़ाई के हिसाब से हो। जिनको एकेडमिक्स में करना है एकेडमिक्स में करें। मेरी
इस फील्ड में आगे काम करने की ज़रूर इच्छा है। मैं थोड़ा बहुत मेरा उसमें प्लानिंग चल भी रहा है, देखिए अभी कहाँ तक होता है। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपका फ्यूचर प्लान बहुत ही अच्छा है। तो अपना जयसिंहपुर का नाम तो पक्का रोशन होने वाला ही है। तो आपको हार्दिक बधाई देती हूँ और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। ये इंटरव्यूज देख के आप बहन बेटियां एक बात सोच ले कि आपके जयसिंहपुर को आपने बहुत ही भक्कम हाथों में दिया है। जयसिंहपुर की डोर अब बहुत ही स्ट्रांग हाथों में है, ये सोच ले। और ये सारी बहुएं आपको बता दूं पिछले 15 साल के अंदर की हैं, यानी जो पिछले 15 साल के अंदर आई हुई बहुएं हैं। ऐसे नहीं है कि जो पुरानी बहुएं हैं वो ही कुछ कर रही है, यानी जो शादी हो गई, बच्चे बड़े हो गए, उसके बाद अपना करियर कर रही है, ऐसा नहीं है। जयसिंहपुर में ऐसी बहुत सी बहुएं हैं जो अपने छोटे बच्चों को संभालते हुए, घर को संभालते हुए अपने प्रोफेशन को अच्छे से निभा रही है। भले वो जॉब नहीं कर रही है, लेकिन अपने प्रोफेशन के प्रति वो गद्दारी भी नहीं कर रही है। बहुत ही सुंदर अपने प्रोफेशन को वो नाम दे रही है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, डॉक्टर ममता बियानी, जो बियानी परिवार की ही एक और बहू है और पिछले 6 साल से वो अपना क्लिनिक बहुत ही अच्छी तरह से रन कर रही हैं। और जयसिंहपुर ही नहीं, जयसिंहपुर के आसपास तकरीबन 100 किलोमीटर के रेडियस के पेशेंट्स को वो संभाल रही हैं। उनके पास कर्नाटक से भी पेशेंट्स आते हैं। बहुत ही सुंदर काम कर रही, वो जयसिंहपुर का नाम बहुत ही ऊपर तक लेके जा रही हैं। तो आपके लिए प्रस्तुत है ममता बियानी। जय श्री कृष्णा, जय महेश। आज अपनी मुलाकात डॉक्टर ममता बियानी से हो रही है। जय श्री कृष्णा, जय महेश। मेरा नाम डॉक्टर ममता बियानी है। मैं जीरापुर से श्री भगवान जी मुंदड़ा की बेटी हूँ और जयसिंहपुर में श्री भगवान जी बियानी की बहू हूँ। शहर से जब आप छोटे शहर में आए, जब आपने क्लिनिक ओपन करने का सोचा, तो आपको इसमें कोई दिक्कत आई या परेशानी आई? डेफिनेटली आई। सबसे पहली बात तो मैं महाराष्ट्र बिलोंग नहीं करती हूँ, तो मराठी बोलना सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मेरे लिए। दूसरा अवेयरनेस, कि मैं लोगों को कैसे बताऊँ कि मैं क्या कर रही हूँ या क्या करने जा रही हूँ। मैं उस जगह इस काम को शुरू करना चाहती थी जहाँ लोगों को फिजियोथेरेपी का मतलब भी नहीं पता था। और आज से 6 साल पहले तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं उनको समझाऊँ भी कैसे। मैं बोलती थी मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो उनको ये लगता था कि ये क्या होता है। और उस टाइम पे लोग सोचते थे कि फिजियोथेरेपी मतलब मसाज। तो वो एक सबसे बड़ा दिक्कत था जो मैंने यहाँ पे फेस किया शुरुआती दिनों में। और दूसरा, लोगों तक अपनी बात पहुँचाना कि मैं आपका दर्द किस हद तक कम कर सकती हूँ। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, टाइम के साथ साथ पेशेंट ठीक होते गए। एक पेशेंट ने दूसरे पेशेंट को बताया, दूसरे ने तीसरे को। तो आज हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि हमें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास सांगली, मीरठ, कोल्हापुर, यहाँ तक कि कर्नाटक के पेशेंट आते हैं ट्रीटमेंट करवाने के लिए। एंड शायद वही मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि मुझे आज फिजियोथेरेपी को एक डेफिनेशन या बताने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं क्या करती हूँ। लोग बोलते हैं कि जयसिंहपुर जैसे शहर में इतना बड़ा, इतना एडवांस क्लिनिक, तो यही सबसे बड़ा अचीवमेंट है। जैसे मैं देख रही हूँ कि आपको इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, तो आपकी डॉक्टर की जर्नी आप कैसे एक्सप्लेन करें? मेरी जर्नी शुरू हुई थी जब मैं 8 या 10 साल की थी, जब मेरे पापा हॉस्पिटलाइज थे 3 से 4 साल तक। तब मैं देखती थी जो डॉक्टर्स है वो वाइट कोट पहनते हैं, तो एक अलग ही रेस्पेक्ट था मेरे लिए भी डॉक्टर्स के लिए। मुझे लगता था ये कुछ भी कर सकते हैं, ये किसी का भी दर्द ठीक कर सकते हैं, किसी को भी हेल्थी बना सकते हैं। उस दिन से मेरे मन में कहीं एक छोटी सी आस थी कि मुझे भी ये करना है, मुझे भी वो रेस्पेक्ट अर्न करना है। और आज आप देख रहे हैं कि मैंने ये पहना है, और मुझे भी सिर्फ इतना ही पता है कि मुझे इस चीज़ को, मेरे काम को इतना
दर्द हो तो उसे सिर्फ रिकवरी फिजियोथेरेपी क्लिनिक याद है। डॉक्टर ये फील्ड के अलावा आपको और कोई चीज़ों का पैशन है या कौन सी चीज़ पसंद है? ऐसे तो बहुत लंबी लिस्ट है, बट जैसे कि मेरी मम्मी बहुत मारवाड़ी रीति रिवाज को फॉलो करने वाली रही है, सो बचपन से हमने सारे तीज त्योहार बहुत ज़्यादा अच्छे से और बहुत शौक से सेलिब्रेट किया है। सो मुझे सारे तीज त्योहार, पहनना ओढ़ना, जो कि हमारा कल्चर है, मारवाड़ी कल्चर है, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। मैं डांस के लिए बहुत पैशनेटेड हूँ। डांस के अलावा सेकंड मोस्ट फेवरेट थिंग इज एक्सरसाइज। मैं जैसा कि मैं पिलाटेस एक्सपर्ट हूँ, सो मुझे एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन में बहुत इंटरेस्ट रहता है। सो इस काम के अलावा मुझे जब भी टाइम मिलता है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं जितने मेरे शौक हैं उन सबको मैं पूरा कर सकूँ, समाज को टाइम दे सकूँ, और भी कोई अदर एक्टिविटीज़ है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ कर लूँ, मुझे सब कुछ चाहिए। एज अ डॉक्टर आप सोशली क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? सोशली जो हम काम कर रहे हैं ये इट्स सेल्फ में बहुत सोशली हेल्पफुल है, बट जैसा कि मैंने अभी रिसेंट में वुमेन हेल्थ स्पेशलिस्ट के तौर पे काम करना शुरू करा है। बहुत सारी हमारे समाज में प्रॉब्लम्स हैं, हम जल्दी से ओपन अप नहीं होते हैं, हेल्थ रिलेटेड इतने इश्यूज होते हैं। लेडीज़ का एक टेंडेंसी होता है कि वो अपनी हेल्थ को पहले इग्नोर करेंगी, बाकी पूरे घर का काम पहले देखेंगी। तो मैं यही बताना चाहूँगी कि आप इस घर के सूत्रधार हैं, अपने घर के सूत्रधार हैं, आप अपनी हेल्थ को इग्नोर ना करें। आपकी बॉडी बहुत सारे सिग्नल्स देती है, आप उस सिग्नल्स को समझें। आप कैसे किचन में खड़ा हो रही हैं, कैसे काम कर रही हैं, ड्यूरिंग मेनोपॉज आपको क्या-क्या इश्यू आ रहे हैं। तो जो आप अपनी हेल्थ को सबसे पीछे रख के और बाकी घर, बच्चे, पति, घर का काम, उस सबको आगे रखती हैं, उसके वजह आप अपनी हेल्थ को सबसे आगे रखें। अगर आप अच्छे से रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, तो शायद आप आपके घर को बहुत अच्छे से और ज़्यादा सुंदर तरीके से सँवार सकें। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आपको कोई भी दर्द हो, कोई भी तकलीफ है, उसे शेयर ज़रूर करें। किसी भी प्रॉब्लम को छोटा ना समझें, या जब वो छोटी है उसे तभी सॉल्व कर लें। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप किसी अपने नियरेस्ट डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो शायद हम उस प्रॉब्लम को मिलके जो बहुत छोटी सी है उसको उसी लेवल पे सॉल्व करें और उसे बड़ी बनने से रोक लें। स्टार्ट। जैसे कि आपकी शादी को 15 साल हो चुके हैं, तो फिर मुझे ये बोलना है कि नेक्स्ट पॉज करो। कुछ आपके सामने मजेदार किस्से आ गए जो पर्दे के पीछे छुपे हुए थे। ठीक है, कोई नहीं, आपसे क्या छुपाना, सब बहन बेटियां तो है। इसी तरह हमारी प्यारी बहू ने बताया है कि आप अपनी हेल्थ को सबसे आगे रखें, और हम अच्छे रहेंगे तो हम घर और भी अच्छे से, यानी हम जो अभी संभाल रहे हैं इससे भी ज्यादा अच्छे से हम अपने घर परिवार को, अपने संसार को संभाल पाएंगे। ये हमारी बहू ने बताया है, तो हम जयसिंहपुर वासी तो उनका फायदा ले ही रहे हैं। बहन बेटियों से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी उनका फायदा जरूर लें। आपको जो भी प्रॉब्लम है, आप पहले अपने नजदीकी डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, अपनी प्रॉब्लम्स को इग्नोर ना करें, और अपनी बहुओं को आप इतना प्रोत्साहन दें जैसे आपकी माएं आपके जयसिंहपुर में दे रही हैं उनकी बहुओं को, वैसे आप अपनी बहुओं को भी प्रोत्साहन दें, जिससे है ना उन्हें जयसिंहपुर परिवार के लिए मान और थोड़ा सा बढ़ जाए। वैसे तो हमारी बहुओं का मान बढ़ा हुआ है जयसिंहपुर वालों के लिए, लेकिन और भी बढ़ेगा अगर आप उनको साथ देंगी। तो सबका साथ सबका विकास, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, ये कहते हुए मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज के कार्यक्रम में आपने उपस्थिति दी। आज का गेम रात 9:10 पे क्वेश्चन पेपर अपलोड होगा 50 साल के नीचे की बहन बेटियों के लिए। ऐसे प्रोग्राम्स मिल रहे हैं जैसे लग रहा है कि 3 दिन का सेशन बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा, हमें 8 दिन का सेशन लेना चाहिए था, लेकिन इस बार
छोटे से में करके देखते हैं, फिर थोड़ा सा बड़ा कदम उठाएंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो जल्दी ऊपर पहुंचेंगे, अगर जंप मारने जाएंगे तो शायद नीचे गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और आज रात में 9:10 पे क्वेश्चन पेपर अपलोड होगा पीहर के ग्रुप पे। 50 साल के नीचे की बेटियां, शारदा जी जोशी, इनका नंबर सेव कर लीजिए, सुबह भेजा है मैंने। आंसर पेपर उन्हीं को भेजना है, मुझे भेजे हुए। कल के आंसर पेपर मैंने एक्सेप्ट कर लिए, लेकिन आज के आंसर पेपर एक्सेप्ट नहीं होंगे, क्योंकि 50 साल के नीचे की बहन बेटियों को नंबर सेव करना आता है, बड़ी बेटियों को नहीं आता था, तो उनके पेपर्स मैंने एक्सेप्ट कर लिए। आज के पेपर्स एक्सेप्ट नहीं होंगे, तो प्लीज नंबर सेव कर लीजिए। शारदा जी को चाहिए तो अभी मैसेज कर दीजिए। और रात में क्वेश्चन पेपर आने के बाद गूगल ना करते हुए आंसर्स अपने दिमाग से सोचिए, क्योंकि देखिए अगर हम चीटिंग करेंगे तो हम अपने बच्चों को यही सिखाएंगे कि आप भी चीटिंग करो। तो ये आपके हाथों में है कि आपको चीटिंग करके अपने बच्चों को ये सिखाना है कि आप भी चीटिंग करो, या फिर भले गूगल बंद रख के। आज हमने सुंदर जी पिचाई को मैसेज कर दिया है कि आज के दिन गूगल का सर्वर डाउन रखे 9 से 9:30 बजे तक, ताकि हमारी बेटियां चीटिंग ना कर पाए। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमको हमारी बेटियों पे भरोसा है कि वो चीटिंग नहीं करेंगी। चीटिंग ना करते हुए हम 9:30 बजे तक जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर पेपर अपलोड करेंगे शारदा जी जोशी के पास। और विनर अनाउंसमेंट कल होगा, इंट्रोडक्शन राउंड का 50+ वाली बेटियों का और 50- वाली बेटियों का। सारे विनर्स का अनाउंसमेंट कल होगा। तो कल मिलेंगे ठीक 3 बजे चाय की प्याली और नाश्ते के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।